नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 से 134 तक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 से 134 तक क्या प्रावधान किए गए हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इसके बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम अपलोड करते हैं और आप तक पहुंचता है, आप लाभ लेते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए यही होता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और कानून की जानकारी निःशुल्क प्राप्त करिए और लाभ लीजिए। दोस्तों, 130 धारा एविडेंस एक्ट 1872 की क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। तो यह कहती है, बेयर एक्ट की बात हम पहले बताएंगे आपको। बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है, उसके बाद सामान्य शब्दों में इसी को हम डिफाइन करेंगे, आप सही से समझ जाएंगे कि बेयर एक्ट में ये लिखा गया है कि धारा 130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसे दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए वह बाध्य नहीं किया जाएगा, ना ही विवश किया जाएगा। कब तक विवश नहीं किया जाएगा? जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने के लिए जब तक वह करार न कर लिया हो। तो बेयर एक्ट में यह कहा गया है, धारा 130 एविडेंस एक्ट में, कि अपने हक विलेखों को और कोई ऐसा दस्तावेज जो संपत्ति से संबंधित है, गिरवीदार से संबंधित है, बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति अगर धारण करता है, तो वह हक विलेख जो होता है उसको पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। यही धारा यह बताती है, इससे यह प्रोटेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात है कि इससे यह प्रोटेक्ट करती है। धारा 130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इसको सामान्य शब्दों में कैसे जानेंगे कि किस रूप में प्रोटेक्ट करती है। तो धारा 130 जो है, अगर कोई गवाह जो पक्षकार नहीं है उसको अपने हक विलेख हो गया, किसी दस्तावेज हो गया जिसके बल पर गिरवीदार या बंधन की या बंधक की संपत्ति के धारण किए हैं, बंधक की जो संपत्ति होता है उसको धारण किया है, अथवा कोई ऐसा दस्तावेज जिसको पेश करने से वह अपराध हो सकता है, अपराध का दोषी हो सकता है। पेश करने के लिए मतलब उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उस पर दबाव नहीं दिया जाएगा। और इस विशेषाधिकार का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के हक को प्रकट और परीक्षित न किया जाए। धारा 130 यही बात कहती है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति है, धारा 130 यह दर्शित करती है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपको मैं झूठे मुकदमे में फंसा सकता हूँ और आपको अपराध में फंसा सकता हूँ, तो वह ऐसा प्रवृत्ति अगर रखता है कि मैंने आपके दस्तावेज को रखा है, दस्तावेज को मैं आपके हक विलेखों को रखा है, कोई भी संपत्ति से संबंधित है उसको हमने कागजात रखा है, तो मैं पेश करूंगा, जिसके वह उसके दिमाग में चलता है कि इसके पेश करने से वह अपराध में फंसेगा। तो ये धारा जो है 130 धारा जो है ऐसा करने से रोकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी दस्तावेज को कोई जब तक ओनर जो होता है, जब तक गिरवीदार जो होता है
ऐसा ना करे जो संपत्ति का धारण करता है, ऐसा ना कहे, कोई करार ना किया हो, तब तक आप कहीं भी उसके हक विलेखों को पेश नहीं कर सकते हैं। धारा 130 इसी से प्रोटेक्ट करती है। जानेंगे धारा 131 क्या कहता है। धारा 131 भी वही बात कहती है जो उपरोक्त में हमने कहा है। धारा 130 जो बात बताती है वही बात धारा 131 भी बताती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भी वर्णन करती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी कोई नहीं पेश कर सकता है जिसको पेश करने से अगला व्यक्ति फंसता हो, ऐसा प्रवृत्ति रखता हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का जिक्र किया गया है, इसको अलग से जोड़ा गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी अब जोड़ा गया है इस संहिता में, और इसको धारा 131 में बताया गया है। तो अब आते हैं धारा 132 क्या कहती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 यह बात कहती है कि इस आधार पर कि उत्तर अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। यानी इसको हम बताते हैं एकदम सरल भाषा में क्या कहता है ये, कि इस आधार पर कि उत्तर देगा तो अपराध में वह क्या होगा, फंसाएगा उसका उत्तर, और अगर ऐसा उत्तर देता है तो साक्षी को क्षम्य नहीं किया जाएगा कानून की दृष्टि से। तो किस तरह से वह बात करता है यह धारा, आइए हम जानते हैं। अर्थात जो तथ्य से परिचित व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति तथ्य से परिचित है, घटना से परिचित है, फेस टू फेस देखा हुआ है, आंखों से देखा हुआ है, उसको सारी जानकारी मालूम है, अगर कहीं उसको साक्ष्य देना हो गया, न्यायालय में पेश किया जाता है, साक्ष्य देना हो गया, तो वह अगर वह तथ्य को झुठलाता है और उसको छुपाता है तो उसको क्षम्य नहीं किया जाएगा। यही धारा ये इस बात को बताती है। यही धारा एक ऐसा धारा है जिसमें साक्षी जो है दूसरा बयान नहीं दे सकता है, उसको इस धारा में सच का साथ देना ही होगा, उसको सच बोलना ही होगा। इस धारा में यही प्रोटेक्ट करती है एक साक्षी को। ये धारा साक्षी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि चलो कोई बात नहीं है, आप जो तथ्य से परिचित हैं वही बात आपको बतानी है, दूसरा बयान आपको नहीं देना है, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। धारा 132 में यही बताती है, विश्वसनीय साक्षी की बात करती है धारा 132। जो इसमें साक्ष्य जो देगा वह यही साक्षी को प्रोटेक्ट करता है। यही धारा एक ऐसा धारा, इसमें झूठ नहीं बोल सकता है वह व्यक्ति जो तथ्य से परिचित है। केवल उन्हीं बातों के लिए उसको दंड दिया जाएगा जब वह मिथ्या साक्ष्य देता है, वह गलत कथन बताता है, जो तथ्य की बात नहीं बताता है, उसे वहाँ प्रश्नों का उत्तर गड़बड़ देता है, झूठ बोलता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा में जो ऐसा विशेषाधिकार पहले मिला हुआ था कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति जाकर झूठा गवाही दे देता था कि ये हमारी गवाही से, जैसे साक्षी को कोई बहला फुसला कर किसी पैसे के लालच में देखकर बयान बदला जाता है, उसी तरह से पहले ये लागू था। 1885 से इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1885 में जो विशेषाधिकार प्राप्त था वह जो है अब समाप्त कर दिया गया है, अर्थात उसे उसी प्रश्न का उत्तर देना होगा जो तथ्य है, जो घटना है, दूसरा बयान नहीं दे सकते हैं। धारा 132 यही कहती है, आपको सच का सामना करना ही करना होगा। अब हम जानेंगे धारा 133। धारा 133 क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कहा गया है वह सह अपराधी की बात करती है।
सह अपराधी कौन होता है कि सह अपराधी जो बेयर एक्ट में लिखा गया है, सह अपराधी वह व्यक्ति होता है अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है और कोई दोष सिद्धि जो है इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। यानी सह अपराधी का हम परिभाषा जान लेते हैं। आखिर सह अपराधी होता कौन है, सह अपराधी किसे कहा गया है। सह अपराधी जैसे अपराध करने में जो बराबर साथ रहता है, सरल शब्दों में जो अपराध करने में आपके साथ रहता है बराबर, वह सह अपराधी होता है। जैसे किसी अधिकारी द्वारा घूस लेना अपराध है और जो लोग अधिकारी को घूस देने का जो प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव करता है, वह क्या हो गया, सह अपराधी हो गया। तो सह अपराधी की परिभाषा यही है कि सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है, वह सह अपराधी होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, अभी हमने आपसे यही बात बताया है, घूस लेना अपराध है, लेकिन जो लोक अधिकारी को घूस लेने का या देने का प्रस्ताव रखता है, वह सह अपराधी होता है। अब आइए जानते हैं, इसी धारा में बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, इसी धारा को सरकारी गवाह का भी प्रावधान किया गया है। इसी धारा में सरकारी गवाह भी बनाए जाते हैं। सरकारी गवाह कैसे बनते हैं, आइए इसको हम जान लेते हैं। जो सह अपराधी होता है उसी में सरकारी गवाह भी बनाया जाता है। जब कोई षड्यंत्र करते हैं सह अपराधी मिलकर और निर्दयता से उसको पूरा करते हैं, वहाँ कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़ते हैं, किसी भी तरह से कोई साक्ष्य जब नहीं मिलता है तो पुलिस को मजबूरन यह कार्य करना पड़ता है कि उन सह अपराधियों में से किसी एक को कहा जाता है कि तुमको दंड नहीं दिया जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा दंड कम कर दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम अपने सह अपराधियों के साक्षियों के विरुद्ध बयान दोगे, साक्षियों के विरुद्ध जो तथ्य सही है वही बात बताओगे। इस शर्त पर पुलिस गवाह बना लेती है, वही सरकारी गवाह हो जाता है। तो ये जो है वहाँ ये बात तथ्य आती है कि एक जो सह अपराधी होता है उसमें विश्वसनीयता का भी क्या होता है, हरासमेंट होता है। वहाँ विश्वास घट जाता है साक्षियों के प्रति। मान लीजिए 4-5 व्यक्ति मिलकर कोई अपराध कारित किए हैं और उसमें जो साथ रहा है उसमें से उसका फूट जाता है, यानी उस गवाह बन जाता है सरकारी। इसलिए बनता है कि हमारा जो भी मैं भी अपराध किया हूँ इससे मैं बच सकता हूँ अगर मैं सच बात बता दूं। तो यही सरकारी गवाह हो जाता, वहाँ विश्वास की भी कमी हो जाता, अपने साथियों का विश्वास भी वो तोड़ देता है। तो यहाँ सरकारी गवाह वह बन जाता है। और लेकिन क्या कहाँ तक ये सहमत है आपकी, क्या वो सच ही बोल रहा है, अपने दोस्तों से दूर मतलब हटकर, उनके बातों से दूर हटकर अपना सरकारी गवाह बन जाता है कि हमारे लिए बढ़िया है, हम बच जाएंगे। तो यह वहाँ फूट हो जाता है, उन लोगों के बीच में साक्षी बन जाता है जो सरकारी गवाह कहा जाता है। लेकिन इसको कोई गवाह शुद्ध नहीं माना जाता है। हो सकता है अपने बचाव के लिए उसने ऐसा किया हो कि हम बता देंगे, गलत बता देंगे, गलत बयान दे देंगे तो हम बच सकते हैं। तो ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। न्यायालय संपुष्टि करेगी कि क्या वास्तव में ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धारा 134 यही प्रावधान करती है, साक्षियों की संख्या
साक्षियों की संख्या कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, एक कोई विशिष्ट संख्या जो है आवश्यक नहीं होती है, अपितु उसकी विशेषता या गुण की अपेक्षा होती है। केवल एक ही साक्षी क्या है, साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक ही साक्षी से साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, उसमें किसी संख्या की विशिष्ट जरूरत नहीं होती है। कोई संख्या नहीं दी गई है धारा 134 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त इसमें कहा गया है कि धारा 134 इसी सूक्त पर आधारित है। साक्ष्य को तोला जाता है, उसकी गिनती नहीं की जाती है। साक्ष्य को तोला जाता है, नहीं की मतलब उसकी गिनती की जाती है, उसकी गिनती नहीं की जाती है, साक्ष्य को तोला जाता है। तो कभी कभी विधि विरुद्ध जमाव का एक उदाहरण हम देखेंगे। कभी कभी जैसे विधि विरुद्ध जमाव एवं अकेला साक्षी ही काफी होता है साक्ष्य देने के लिए। अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, विधि विरुद्ध जमाव भी है, अगर एक ही साक्षी कोई गवाह दे देता है कि उचित यही तथ्य है, तो उसका ही साक्ष्य सर्वोपरि माना जाता है, न कि सभी जो भी उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हुए थे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।